सो हे चम्स, अगर यूपी स्टैंडर्ड 2026 के लिए तुम लास्ट 3 मंथ में हो, अगर आपको भी लगता है कि सिलेबस इनकम्प्लीट है, तो सबसे पहले वीडियो जरूर देखना। मैक्सिमम स्टूडेंट जो होता है वो पढ़ाई कम करता है, गलतियां ज़्यादा करता है, और यही गलतियां आपके सिलेक्शन को रोकती हैं। दोस्त, आज के इस वीडियो में यूपी स्टैंडर्ड 2026 के जो एस्पिरेंट के लिए जो एस्पिरेंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्जाम को, उनकी सबसे बड़ी जो मिस्टेक्स है वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इन 3 महीनों में अगर तुम इसे अवॉइड करोगे, दैट्स वाई आपका सिलेक्शन होगा। और ये मिस्टेक्स बुक्स में नहीं मिलते दोस्त, ये एक्सपीरियंस से आती है, आपको पता है। और अगर तुम्हें इन्हीं टाइम पे इसको समझ लिया, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और टेस्ट में मार्क्स भी इंप्रूव होंगे। सो अगर तुम गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज को टारगेट रखते हो तो वीडियो को एंड तक देखना। सबसे बड़ी जो मिस्टेक्स करते हैं वो लोग प्रोक्रास्टिनेशन। आपको पता है जैसे ना हमारे लिए जहर की तरह काम करता है। कोई भी चीज़ जब होती है ना आपको आपकी ज़िंदगी में, तो सबसे पहले जो वो होती है वो प्रोक्रास्टिनेशन उसको दबा देता है। आप कुछ भी करना चाहते हो तो सबसे पहले आप कुछ दिन तो अच्छा करते हैं, लाइक आपने बैच तो पहले जो जो उसने ले लिया, कुछ दिन उसको अच्छे से फॉलो कर लिया। लेकिन प्रोक्रास्टिनेशन एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके सपने को, जो आपके बैचेस में जितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, जो आपके जज़्बे को, जो आपके जुनून को, जो आपके माता-पिता के सपने को, सबको ख़त्म कर देती है। प्रोक्रास्टिनेशन एक ऐसी चीज़ होती है, तो प्लीज़ इसको अवॉइड करना है। और सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती है प्रोक्रास्टिनेशन की। देखो, जब मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था 12th में, तब मैंने बैच तो ले लिया था जोश-जोश में आके दोस्तों के बहकावे में कि यार बैच ले ले, क्योंकि मैंने अपने अंदर की स्ट्रेंथ नहीं जानी थी, कि अपने अंदर की मैंने गलतियाँ नहीं जानी थी। तो वो गलतियाँ आपको पहले पता हो करनी है। तो सबसे बड़ी गलती जो इस टाइम सबसे ज़्यादा होती है वो प्रोक्रास्टिनेशन। कोई भी बच्चा अब सुबह नहीं उठ पाता। अब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, क्योंकि हमको कॉलेज भी जाना होता है, क्योंकि मेरे सिटीज़ से कॉलेज पास पड़ता है जो मेरा कॉलेज है। तो इसलिए मैं घर में रहता हूँ, क्योंकि हॉस्टल मैंने नहीं लिया था, क्योंकि बिकॉज़ ड्यू टू मनी। सो सबको पता है कि यार पैसा का बहुत अभाव होता है। दैट्स व्हाई ये जो प्रोक्रास्टिनेशन है ये आपको नहीं करना है। अगर मैं चाहूँ तो मैं सुबह नहीं उठूँ, क्योंकि मेरा भी मन करता है कि मैं सोता रहूँ। मैं ना उठूँ, मैं कॉलेज क्यों जाऊँ? क्योंकि यार वो एक ऐसी चीज़ होती है जो हमको करने में डिटरमाइन करते हैं। मैं सुबह कॉलेज के लिए आपके लिए पहले वीडियो शूट करता हूँ। आपको एक गाइडेंस मिलती है जिससे आप जितनी भी वीडियो मेरे देखते हैं वो सुबह की हैं। और ये मैं समझता हूँ कि अगर मैं प्रोक्रास्टिनेशन कर दिया, तो मतलब मेरे माँ-बाप और मैं अपने आप को क्या जवाब दूँगा? आप अपनी ज़िंदगी में जितना भी प्रोक्रास्टिनेशन करना है, कर लें, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बर्बाद किया है। और एक समय आपको ऐसा आएगा कि आपको ये रियलाइज़ होगा कि यार मैंने बहुत कुछ खत्म कर दिया। उसका एक मेन रीज़न होगा वो प्रोक्रास्टिनेशन। अगर मैं अभी सुबह ना उठूँ और ये सब काम ना करूँ, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि अगर कोई भी इंसान कुछ करना चाहता है तो उसको सबसे पहले अपने आप से जीतना पड़ेगा। उसको सबसे पहले ये दिखाना पड़ेगा अपने आप को कि यार तुम भी कुछ कर सकते हो। तुम्हारे अंदर कुछ गलतियाँ है जिस वज़ह से तुम नहीं कर पा रहे हो। तो प्लीज़, अगर आपके पास प्रोक्रास्टिनेशन है, सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, मॉक टेस्ट नहीं लगाते, रिवीज़न नहीं करते, सिलेबस को ढंग से नहीं पढ़ते, तो प्लीज़ इन सारी गलतियों से निकलो, ठीक है? सबसे जो दूसरी गलती, चेंज स्ट्रैटेजी अगेन एंड अगेन। ऐसा काम वो करते हैं कि हमेशा, हर बार, आज इस भैया की वीडियो देख ली, उससे इंस्पायर हो गए। आज इस भैया की देख ली, उनसे इंस्पायर हो गए। आज हमारी वीडियो देख ली, हमसे इंस्पायर हो गए। प्लीज़ भाई ऐसे नहीं करना है। पता है, जब मैं देखते होंगे आप रिसेंटली कि बहुत सारे जो फेक गुरु, जो फेक भैया दीदी हैं, उनको एक्सपोज़ किया जा रहा है, क्योंकि उनके पास एक रियल नॉलेज नहीं है और वो दिखाते ज़्यादा हैं। और बच्चे भी ऐसे होते हैं, जो दिखता है वही बिकता है, उन्हीं को देखते हैं, है ना? हम जैसे लोगों को कौन देखेगा? तो अपनी स्ट्रैटेजी को अगेन अगेन चेंज करना, ये हमारे हिसाब से सबसे बड़ा ज़हर है, हमारे माइंड के लिए और अपने आप के लिए। क्योंकि स्ट्रैटेजी आपको सेलेक्ट नहीं कराएगी। आपकी स्ट्रैटेजी आपके अलावा कोई नहीं बना सकता। तो अपनी स्ट्रैटेजी आपको, आई नो कि आपको अगेन एंड अगेन स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, वो भी सही भी है। लेकिन हमारे हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाने से सबसे अच्छा है कि आप डीडब्ल्यूआर को फॉलो करें, उसको ढंग से फॉलो करें। वही एक ऐसी डायरी है जो आप स्ट्रैटेजी वाइज़ उसको फॉलो कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगेन एंड अगेन आपको स्ट्रैटेजी फॉलो, दूसरों की नहीं करना, क्योंकि दूसरे की स्ट्रैटेजी आपको कुछ नहीं देके जाएगी। आपको सिर्फ़ आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है? और एक दूसरी चीज़ जो 3rd नंबर पे, अनरियलिस्टिक अप्रोच। किसी भी सब्जेक्ट का अनरियलिस्टिक फॉर्म से पढ़ना। उनको ये पता नहीं कि ये अप्रोच कैसे लगती है, और वो रैंडम फॉलो करने लगते हैं कि बायो को अगर किसी ने बता दिया कि भाई यहाँ से पढ़ ले, यहाँ से हो जाता है। कोई बच्चा तो बायो, अगर वो कहता है कि सर हम बायो पीछे से पढ़ते हैं। पीछे से मतलब कि पहले पीछे के चैप्टर खत्म करते हैं। मैंने उससे ये पूछना भूल गया कि आप फ्रेशर हो या ड्रॉपर? अगर वो फ्रेशर होगा ना, तो वो कुत्ते की मौत मरेगा। ये मैंने थोड़ा गलत बोला, क्योंकि मेरे एबीके सर के वर्ड है, तो मेरे पे असर होते हैं, क्योंकि भाई वो मेरे इंस्पायर टीचर हैं। उन्हीं की वजह से मैं जो भी कर पाया हूँ, सब उन्हीं की वजह से। तो एक अनरियलिस्टिक अप्रोच फॉलो करना हमारे हिसाब से सबसे खतरनाक चीज़ होती है। किसी भी सब्जेक्ट को आप अगर ढंग से नहीं पढ़ते हैं, दैट्स व्हाई आप सिलेक्ट नहीं होते, ठीक है? फिर चौथी चीज़, डोंट फोकस ऑन पास्ट बट ऑन फुल सिलेबस एंड टेस्ट एनालिसिस। मतलब ऐसा लगता है कि कोई बच्चा इस टाइम पे अगर होगा, तो मेरे टाइम पे हमको वैसा लगता था कि यार मैंने ना सिलेबस नहीं खत्म किया है, तो मैं कैसे टेस्ट लगाऊँगा? मेरा पास्ट बहुत बुरा रह चुका है यार, मैंने कोई भी रिवीज़न नहीं किया है। तो ये वाली चीज़ें जितनी भी होती हैं,
और रिग्रेट होना भी चाहिए क्योंकि आपने रिग्रेट गलती की है तो एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। और रिग्रेट हमारे हिसाब से होता भी है, आपने क्यों नहीं की वो आपको डिटरमाइन करना है। जिस भी बच्चे ने क्यों जान लिया कि यार मैंने ये क्यों नहीं काम किया, दैट्स व्हाई वो इस साल भी सिलेक्ट होगा और अभी भी आपके पास काफ़ी समय है, आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर चौथी चीज़ जो पाँचवीं चीज़, डू नॉट रिवाइज़। कोई बच्चा होता है यार सब कुछ तो पढ़ लेता है, वो रिवाइज़ नहीं करता। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। आपको रिवीजन पे बहुत फोकस करना है बिकॉज़ हमको पता है रिवीजन एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो प्लीज़ आपको रिवीजन पे फोकस करना अच्छे से क्योंकि रिवीजन एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको सिलेक्ट कराएगी। बिकॉज़ मैं हर बार बोलता हूँ जो एबीजी सर की जो लाइन्स होती हैं वो ये, योर सिलेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिवीजन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिसोर्सेज। आप कितने भी बैच को फॉलो कर लें। अभी मैं एक रिसेंटली जल्दी वीडियो प्लान करने वाला हूँ जिसमें मैं शॉर्ट नोट कैसे बनाते हैं और रिवीजन प्लान मैं पूरे मंथ का देने वाला हूँ। खैर मैंने बायोलॉजी के लिए बनाया लेकिन अब मैं हर मंथ के लिए दूंगा। तो रिवाइज नहीं करते। रिवीजन जो होता है एक सबसे बड़ी बीमारी होती है जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है रिवीजन। और अगर आप रिवीजन नहीं करते तो इस साल भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जितनी भी मैं गलतियां बता रहा हूँ प्लीज अपने अंदर वो ढूंढना कि एक भी गलती अगर मिल गई तो इस साल सिलेक्ट आप नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। ठीक है, फिर फोकस ऑन सब्जेक्ट। उनका फोकस नहीं रहता किसी भी सब्जेक्ट पे, यानी कि आज पता चला बायो पढ़ रहे हैं, जो जो उसमें आके फिर केमिस्ट्री पढ़ने लगेगा। कोई भी सब्जेक्ट में आपको पीएचडी नहीं करनी है, सिर्फ सिलेबस जितना है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना होता है और सब्जेक्ट में वही चीज़ें पढ़नी होती है जो इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप फोकस नहीं करते हैं, आप हर सब्जेक्ट को फोकस करते हैं दैट्स वाई आप अच्छा कर रहे हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं दैट्स वाई आप बहुत गलत कर रहे हैं। तो ये सारी गलतियाँ आपको नहीं करनी। एंड जो लास्ट थिंग्स, डू नॉट फॉलो एक स्लीप शेड्यूल। उनका स्लीप शेड्यूल भी पैटर्न नहीं अच्छा होता। इसका मतलब ये हो गया कि पता चला वो कभी 11 बजे सो रहे हैं। पता है, एक मेरी दोस्त थी वो हमको बहुत अच्छी बात समझाती है, जैसे कि मैं एक टाइम पे था जो बहुत मैं डिमोटिवेट फील करता था अपने आप से। उसका एक रीज़न था कि मेरी स्लीप साइकिल बहुत डिस्टर्ब थी और ये हमको कोई समझाने वाला था नहीं। तो एक मेरी दोस्त थी, उसने बताया कि अगर आप सोना और उठना नियमित तौर पे आप फॉलो कर लेते हैं तो आपकी सारी चीज़ें अपने आप ऑप्टिमाइज़ हो जाएँगी। आप हर चीज़ को रिजर्वेट कर लेंगे, आप हर चीज़ को प्रिपेयर कर लेंगे क्योंकि आपके हाथ में सोना खाना और सोना खाना जागना सिर्फ़ है और आपके हाथ में कुछ नहीं है। अगर आपका ये स्लीप पैटर्न, आपका सर्काडियन साइकिल अगर अच्छा रहता है, दैट्स व्हाई आप सिलेक्ट होंगे क्योंकि आपका सर्काडियन साइकिल ही डिफाइन करेगा कि आप कितना एफिशिएंसी से काम कर सकते हैं। सीरियसली अगर किसी चीज़ को फॉलो करेंगे, यूजुअली अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं सर्काडियन साइकिल को फॉलो नहीं करूँगा, तो मेरा सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका रूटीन साइकिल बिगड़ेगा और आपके बॉडी में जो ऐसे चेंजेस आएँगे आपको पता नहीं चलेगा। लाइक आपका डाइजेशन लो होगा एंड आपका मूड अच्छे से काम नहीं करेगा, आपका मूड स्विंग रहेगा। तो अपनी स्लीप साइकिल को मेंटेन रखना है। लगभग आपको 7 आवर की तो स्लीप लेनी है। अभी आप कम सो लेंगे अच्छी बात है, लेकिन जब एग्ज़ाम के कुछ दिन रह जाएँ तो आपको लगभग 7 घंटे सोना है क्योंकि आपका कंटेंट भी यहाँ पे रिस्टोर होना चाहिए। आपको पता है हमारी बॉडी में 2 डाइजेस्टिव सिस्टम है। एक वो जो खाना हज़म करता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया और एक वो जो कंटेंट को डाइजेस्ट करता है वो हमारा ब्रेन हो गया। तो इस ब्रेन को भी डाइजेस्ट करने का टाइम दिया करो। और मैं ये एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ कि आपको मेमोराइज़ेशन पे काम करना चाहिए, उसकी खैर मैं अलग बात करूँगा। ठीक है, जो अगली गलती मैं बताता हूँ, अवॉइड एनसीईआरटी रीडिंग। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि एनसीईआरटी को पढ़ते ही नहीं, कहेंगे अरे यार एनसीईआरटी कौन पढ़ेगा? एनसीईआरटी से क्या ही होता है? मेरे टीचर जो पढ़ाते हैं वही क्वेश्चन्स उन्हीं से आता है। भाई अगर आप एनसीईआरटी को ढंग से नहीं पढ़ते ना, इस साल अगर पेपर अच्छा बन गया कॉन्सेप्चुअल, तो आपको पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी की अहमियत कितनी है। एनसीईआरटी इज़ अ मदर और रिपिटिशन इज़ द ऑल मदर ऑफ की। जितनी बार पढ़ेंगे वो आपके लिए बिल्कुल आएगी और जितना ज़्यादा फोकस होकर पढ़ेंगे वो आपके दिमाग में ज़रूर स्टोर होगा। तो प्लीज़ आपको वही चीज़ अवॉइड करनी है जो एनसीईआरटी में अनरियलिस्टिक लिखी हुई है। जो रियलिस्टिक है, जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं, वो आपको एनसीईआरटी में पढ़नी पड़ेंगी। उन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता नहीं चलता क्योंकि आपको क्वेश्चंस पेपर दिखाया नहीं जाता। ठीक है? एंड डू नॉट एनालाइज़ योर मॉक टेस्ट। जो लास्ट गलती है, सॉरी मैं गलती तो बहुत सारी है। एक ऐसी चीज़ जो आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, मैं एनालाइज़ करके क्या करूँगा? कोई बच्चा है अगर उसके पता पता चला 40 नंबर आ गए, तो उसको ऐसा लगेगा कि यार मैं क्यों एनालाइज़ करूँ? 40 नंबर आ गए, देखते हैं अगली बार। भाई आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है। प्रॉपर एनालिसिस करेंगे तब जाके टेस्ट में अच्छा कर पाएँगे। बिकॉज़ प्रॉपर एनालिसिस करने से आपको पता चलेगा कि मेरी गलतियाँ कहाँ पे आ रही हैं। मैं किस सब्जेक्ट में लैग कर रहा हूँ, मैं फिज़िक्स में लैग कर रहा हूँ, किसमें लैग कर रहा हूँ। ठीक है? तो फिर ये सारी चीज़ें आपको नहीं करना। ओवर रिवाइज़िंग स्ट्रॉन्ग टॉपिक। ओवर रिवाइज़िंग स्ट्रॉन्ग टॉपिक का मतलब ये कि देखो मैंने ना इसमें सारी गलतियाँ लिख रखी है देखो। इसमें मैंने सारी गलतियाँ लिख रखी जो मैं अपने टाइम पे गलतियाँ करता था। ओवर रिवाइज़िंग स्ट्रॉन्ग टॉपिक मतलब ये कि आपको ऐसा लगेगा ये टॉपिक हमको आता है, फिर भी आपका दिमाग बोलेगा यार इसी को पढ़ ले।
क्योंकि क्या पता इसी से क्वेश्चन आएगा, आपका दिमाग भी कहेगा इसी से क्वेश्चन आएगा। लेकिन आप जितने भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक हैं, उनको ओवर रिवाइज़ नहीं करना, जितने भी वीक टॉपिक्स हैं, उन पर ज़्यादा काम करना, जितने भी वीक एरियाज़ हैं, उन पर ज़्यादा काम करना, जितने भी वीक सब्जेक्ट हैं, उन पे ज़्यादा काम करना है। आपको स्ट्रॉन्ग टॉपिक को बार-बार नहीं पढ़ना है। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड सैक्रिफाइस स्लीप्स के बारे में डिफाइन कर लिया। कंपेयर विद अदर, मतलब अब मेरे ही चैनल पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कमेंट में कि एस्पिरेंट से एस्पिरेंट बात करने लगते हैं। अगर उन्होंने बता दिया कि मेरे नंबर इतने आ रहे हैं, तो वो कंपेयर करने लगे, यार उसका नंबर इतना आ रहा है, उसका सिलेक्शन होगा। अगर आप किसी लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार उसके नंबर आ रहे, क्योंकि मैं पहले जब मैं 2023 में ये प्रिपरेशन कर रहा था, मेरे अंदर भी ये था, क्योंकि मेरे पास कोई गाइडर था नहीं, ना कोई टीचर था। और ये मैं सबसे ज़्यादा जो मैं ऐसा लगता था कि मेरे साथ बहुत सारे एस्पिरेंट थे तैयारी करने वाले। ऐसा लगता था कि यार बहुत गलती मैं कर रहा हूँ, उसकी इतने नंबर्स आ रहे हैं, मेरे कम आ रहे हैं। और मैं अपने अंदर गलती नहीं देखता था कि यार मेरी ये गलतियाँ हैं, इस वज़ह से मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं। तो कंपेयर करने में बहुत सारा टाइम हम निकाल देते हैं। वो आपको जो आपको फ्यू टाइम है, जो आप सोचने में दूसरों में लगाते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो मतलब हमारे हिसाब से आपको किल कर देगा अगर आप ज़्यादा सोचेंगे। ठीक है? पैनिक एंड नेगेटिव का मतलब क्या, जो ये वाली गलती है कि हर बात में पैनिक हो जाएँगे। अगर उनका सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, तो पैनिक रहेंगे। नेगेटिव सोचेंगे कि यार ये मेरा सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, इस बार भी मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत बच्चे तो अपने ऊपर डाउट करते हैं कि भैया इस साल मेरा सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं। पता है, डाउट प्लीज़ आप अपने अंदर ना मत रखिए, क्योंकि मैं आपको एक बड़े भाई के नाते बताता हूँ, कभी-कभी ऐसा लगता है कि मैं वो काम नहीं कर सकता, लेकिन आप कर जाते हैं। पता कैसे? आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जाकिर खान सर की एक लाइन है कि बहुत मेहनत करना, बहुत मेहनत करने से हो जाता है। तो पैनिक नहीं होना है, मेहनत पे काम करना है, प्रोग्रेस पे काम करना है और ट्रस्ट करना है अपनी जो भी प्रोग्रेस और जितना भी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। ठीक है? फिर नॉट मेंटेनिंग टाइम टेबल, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि अपना टाइम टेबल आपको मेंटेन करना पड़ेगा। टाइम टेबल सिर्फ इतना होना चाहिए, उसमें ये नहीं लिखना चाहिए कि मैं इतने टाइम पे ये करूँगा, इतने टाइम पे ये करूँगा। नहीं, आपको सब्जेक्ट का टाइम कि मैं भाई 4 घंटे फिज़िक्स पढ़ूँगा तो पढ़ूँगा, क्योंकि मेरी वीक है। मैं 2 घंटे केमिस्ट्री क्वेश्चन्स लगाऊँगा क्योंकि मेरी केमिस्ट्री वीक है, क्योंकि मेरे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ सब्जेक्ट का टाइम लिखना है कि इतने ये सब्जेक्ट है, इसको इतना टाइम देना है। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और 3-2-1 का रूल अगर आप लगाएँगे पीसीबी में और 1-1 का रूल लगाएँगे, अगर इंग्लिश ग्रामर नर्सिंग में, तो बहुत अच्छे से कर लेंगे। अगर आपकी फिज़िक्स वीक है, तो लगभग 3 घंटे देने पड़ेंगे। पहले आपको कैलकुलेशन फ़ोकस करना पड़ेगा, है ना? फिज़िक्स वीक है, वो क्यों है, वो मैं अगली वीडियो में बना दूँगा कि फिज़िक्स वीक क्यों है, उसका मेन रीज़न क्यों है। ठीक है, तो नॉट मेंटेनिंग टाइम टेबल का मतलब ये हो गया कि यार आप अपना टाइम टेबल मेंटेन रखें, क्योंकि टाइम टेबल एक ऐसी चीज़ है जो आपके डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर सकती है, बाकी कोई चीज़ खत्म नहीं कर सकती। ट्राइंग टू परफेक्ट ओवरथिंकिंग, एवरीथिंग लिखा है, ट्राइंग टू परफेक्ट एवरीथिंग का मतलब ये कि वो ऐसा लगेगा कि यार मैं हर चीज़ को फ़ॉलो कर लूँ, मैं हर चीज़ को सिद्ध से फ़ॉलो कर लूँ, लेकिन वो करते नहीं। उसका एक ही मेन रीज़न है कि उनको ऐसा लगता है कि मैं ये फ़ॉलो कर लूँगा, लेकिन उनका दिमाग उनको कम्फर्ट ज़ोन में लेके चला जाता है। तो ये मतलब आपको नहीं करना जितनी भी मैंने गलतियाँ बताई, और अपने अंदर को एनालाइज़ करना है जितनी भी गलतियाँ हैं आपके अंदर, बिकॉज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि आपको हर वो गलती एनालाइज़ करनी है जो मैंने इतनी सारी गलतियाँ आपको बताई। क्योंकि हमारे हिसाब से जितनी भी गलतियाँ होती हैं, अगर आप उनको ढंग से फ़ॉलो करके एक एक रूटीन फ़ॉलो करके अगर उनको ख़त्म कर दें, दैट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो लास्ट टाइम मैं यही कहूँगा कि दोस्त, रिमाइंडर के तौर पर एक बात याद रखना, लास्ट 3 महीने में ज़्यादा पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं होता। सही पढ़ना इम्पोर्टेंट होता है, रियलिस्टिक चीज़ें पढ़ना इम्पोर्टेंट है, जो ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ना इम्पोर्टेंट होता है। और आज की इस वीडियो में तुम्हें अपनी गलतियाँ क्लियर हुई हैं और डायरेक्शन मिली है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं नहीं जानता कि इस वीडियो पे कितने लाइक आएँगे। लेकिन कर देना अगर आपका मन हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे यूपी स्टैंडर्ड 2026 के लिए ज़रूर रेगुलर एमसीक्यूज़, बायोलॉजी एंड हर एक टाइप की जो एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज़ जो आपको मिलते हैं, आपको पता है, वो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। सो रिवीजन स्टडी और लास्ट टाइम का जो मिनट गाइडेंस मिलती रहेगी। कमेंट में लिखो यूपीएससी 2026 रेडी। और अगर तुम सीरियसली इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ तब तक स्मार्ट पढ़ो और अपने आप को समझो और अपने आप की गलतियां देखो। और मैं यही कहूँगा कि आप प्लीज़ हर वो काम करें जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन सबसे पहले ये कि अपनी गलतियां भी आपको देखनी है। सो ये सारी गलतियां जो होती हैं, जो आपके बेसिक नर्सिंग कॉलेज जाने में आपको रोकती हैं, जो सिलेक्शन से रोकती हैं, ये आपको नहीं करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, अपना ख्याल रखें, बिकॉज़ इन दिस टाइम आपका ख्याल ही बहुत कुछ होता है। ठीक है? मैं फिर वही बात कहूँगा कि यार इस समय कॉम्पिटिशन बहुत कम है, क्योंकि बहुत लोग चढ़ने लगे हैं। थैंक यू।